वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर टिप बाय वरुण मुदगल। और आज बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का हम लेके आए हैं आखिरी वीडियो, जिसपे हम समझने वाले हैं कि हमारे आईटीआई में होने वाले एग्जामिनेशन या जनरल एग्जामिनेशन से रिलेटेड सवाल कि क्या हम क्वेश्चन करें पूरे चैप्टर में, क्या जिन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतने टाइम से पूछे जा रहे हैं ऑलरेडी। तो वो चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगा। और जब आप इंटरव्यू में कहीं ना कहीं बैठे होंगे तो वो लोग आपसे क्या सवाल पूछेंगे, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखें, इसमें से कोई भी पॉइंट मिस ना करें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बेटा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने जो चीज़ पढ़ी है उसे एक बार शॉर्ट में देखें कि जो मान के चला जाएगा कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो वो क्या क्या हैं, कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं जो आपको समझ में आने चाहिए ही, जो पता होंगे ही होंगे, जो मान लिया जाता है कि इसने ये इस ट्रेड में है तो इसको ये पता ही होगा, इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई कर रहा है तो ये सब इसे पता ही होगा। वो क्या क्या है? पहला फॉर्मूला I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। यहाँ पे हमने समझा था करंट के बारे में कि करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ से सवाल आपके बिल्कुल आ सकते हैं, फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल अभी डिस्कस करूंगा कि क्या क्या आ सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला वोल्टेज का फॉर्मूला, वर्क डन ऑन चार्ज, कितना कार्य करा गया है एक चार्ज पे उसको चलाने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। आर क्या है? रेजिस्टेंस, रो क्या है? रेजिस्टिविटी, एल क्या है? तार की लंबाई, ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी तार की मोटाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे स्टार मार्क करा है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि मतलब ये एक ऐसी बात हो जाएगी कि कोई आपसे पूछ ले नाम, तुम्हारा नाम क्या है, और तुम सोचने लग जाओ कि यार मेरा नाम क्या है, याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पर जो बेइज्जती होने वाली है वो सेम टाइप की बेइज्जती होगी अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता तो। देन ओम्स लॉ, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। हर बार सवाल आते हैं इससे, अभी डिस्कस करेंगे कि कहाँ कैसे पढ़ना है। देन पावर का फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू वी आई, V यानी वोल्टेज, I इक्वल्स टू करंट। पावर के दो फॉर्मूले और बनते हैं यहाँ से, अगर मैं V की वैल्यू यहाँ से ओम्स लॉ की V की वैल्यू V की जगह आई आर पुट कर दो तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा पावर, और यही I की जगह V बटे आर कर दो तो V स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले बनेंगे। एनीवेज 5 फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं, ये पढ़े हैं हमने, अच्छे से एक्सप्लेन करें। जिस बच्चे ने नहीं देखी वीडियो, क्लिक करो और स्टार्ट करो इस लेक्चर की सीरीज़। ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, फटाफट उसे कंप्लीट करो ताकि ये हालत ना हो कि जिस दिन एग्जामिनेशन हो उस दिन आप ये वीडियो बैठ के देख रहे हो कि अरे यार ये पढ़ लेता हूँ जो आने वाला है। ये मत करो। फिजिक्स है, टेक्निकल पढ़ाई है, इसको जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे कारीगर बनोगे या उतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा। ऑलराइट, अब इन फॉर्मूले से आपसे सवाल क्या पूछे जा सकते हैं? I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। यहाँ से आपसे रैंडम क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इसमें Q क्या है। आप बोलोगे Q क्या है? यस, Q है चार्ज। अब चार्ज में पूछ लेंगे कौन सा चार्ज, आपको पता होना चाहिए। 3 तरीके के चार्ज थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे Q है इलेक्ट्रॉन, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ऐसे सवाल बन सकते हैं, छोटे मोटे सवाल ऐसे रैंडम बन सकते हैं। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, इससे भी आपके कैसे सवाल बन सकते हैं? न्यू रेजिस्टेंस एंड ओल्ड रेजिस्टेंस वाले, मतलब तार की लंबाई है, कोई तार है उसको खींच के लंबा कर दिया, या कोई तार को कंप्रेस कर दिया तो वो मोटी हो जाएगी, तो ऐसा अगर कर दिया किसी तार को तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। ये वाले सवाल मैंने करवाए हैं, ज़रूर देखो ये वीडियो। तो इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और फिर अपना सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भैया इससे कुछ भी पूछा जा सकता है, कैसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल, पहले तो डेफिनेशन पूछ लेंगे, ओम्स लॉ की डेफिनेशन बताओ। तो डेफिनेशन में बच्चे कहाँ गोली करते हैं, ओम्स लॉ क्या है पूछा जाए तो बच्चे बताते हैं सर V इक्वल्स टू आई आर। ये ओम्स लॉ नहीं है भाई, ये एक्सप्रेशन है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ क्या है, तो आपको ओम्स लॉ पता होना ज़रूरी है। इस पर भी मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, देख सकते हो जाके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ओम्स लॉ बिल्कुल पता होना चाहिए। देखो इंटरव्यू पे जब मैं बात करूंगा तो उस पर बताऊंगा कि किस तरीके से इंटरव्यू भी देना चाहिए और किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी अभी क्योंकि अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन याद होनी चाहिए। डेफिनेशन चाहे हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता हो तो डेफिनेशन खुद भी बना सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। ऑलराइट,
देन पावर से इतने क्वेश्चन नहीं बनते, बट फिर भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, तो कर सकते हो। लेकिन मैंने हाल ही में ऐसा नोट नहीं करा है कि पावर से कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाए, बट सेफर साइड करके चलो, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। तो ये तो थे फॉर्मूलाज जो आपको पता होने चाहिए। फिर आ जाते हैं कि कुछ टर्म्स जो आपको बिल्कुल आनी चाहिए, और ये आनी ही चाहिए। पहला करंट, करंट क्या होता है, वोल्टेज, वोल्टेज के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं, और देन वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, ये मैंने बताया था कि वो कार्य कब माना जाता है। ठीक है, कार्य की एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी आपके जो कोर्स आपने ले रखा है उससे थोड़ा सा अभी ऊपर है, तो इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं बताया कि एग्जैक्टली वर्क क्या होता है। वर्क अभी बेसिकली मैंने यही समझाया है कि जब किसी चीज़ पे फोर्स लगा और वो डिस्प्लेस हो जाए तो तब वर्क माना जाता है। तो अभी सिर्फ इतना ही करके चलते हैं। एग्जैक्टली वर्क क्या है, उसकी फील क्या है, ये कभी किसी और वीडियो में अगर मुझे लगा कि हाँ चलो बताते हैं तो वो मैं समझाऊंगा। फिर है एनर्जी, एनर्जी के भी न्यूमेरिकल्स में आते हैं, पूछे जाते हैं कि कितनी एनर्जी निकल गई, उसका भी फॉर्मूला है, लेकिन आमतौर पर इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं डाला वो। लेकिन बस ये रहेगा कि आपको पता होना चाहिए इन सारी टर्म्स के आपको सिंबल पता होने चाहिए। सिंबल, इनके सिंबल्स क्या क्या हैं, इनकी यूनिट्स पता होनी चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। करंट का पूछ लिया, करंट की यूनिट क्या है, आप बोलोगे एम्पियर। अगर मान लो उन्होंने बोल दिया क्या करंट की यूनिट कूलम पर सेकंड होती है, नहीं कूलम पर सेकंड तो नहीं होती है, तो सिर्फ एम्पियर ही होती है। तो ये पता होना आपको चाहिए कि अरे करंट की यूनिट कूलम पर सेकंड भी होती है। देखो करंट किसके बराबर है, क्यू बाई टी, क्यू बाई टी का क्यू मतलब क्या, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम, चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम, टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड, तो कूलम पर सेकंड ये भी यूनिट है किसकी, करंट की। समझ आ रहा है बेटा, ये भी यूनिट है करंट की। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बार बार ये बोलना कि कितना कितना करंट जा रहा है, 4 कूलम पर सेकेंड, 10 कूलम पर सेकेंड, तो इस वजह से हम इसको सिंपल ही 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर ऐसे करके हम इसे समझते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसे वोल्टेज का भी हो सकता है, वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट। लेकिन अगर उन्होंने पूछ लिया क्या वोल्टेज की यूनिट जूल पर कूलम होती है, तो आपका जवाब आना चाहिए बिल्कुल होती है। वर्क डन ऑन चार्ज, वर्क की यूनिट क्या है, जूल, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। ठीक है ना, तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूले से यूनिट बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सब हमारा हो गया ब्रीफ में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनसे क्या क्या आपको ध्यान देना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। आप समझो, सो आईटीआई में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उस एग्जाम, ये वीडियो सिर्फ उन एग्जाम्स के लिए, ठीक है, आईटीआई में होने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और इसमें मैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रहा हूँ। और याद रखना, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में अभी ना मैं केसीएल की बात कर रहा हूँ, ना केवीएल की बात कर रहा हूँ, ना बैटरी की, इन सब चीज़ों की कोई बात नहीं चल रही है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं, यही टर्म्स मैंने अच्छे से समझाई है, इसी से रिलेटेड बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मत करना कि अरे सर आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, वो पढ़ाया ही नहीं तो कैसे बताऊँ अभी। ठीक है ना, तो इसलिए उसकी बात मत करना, अभी सर इनसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, ओम्स लॉ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। जितना जल्दी हो सके ओम्स लॉ की डेफिनेशन रट डालो, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है जो कि बेस्ड है V इक्वल्स टू आई आके, इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स पे अपना हाथ साफ कर लो। देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम क्या होता है, इक्का दुक्का ही है जो लगातार पढ़ते हैं, वरना सभी लोग, तुम लोग कब किताब उठाने वाले हो, कल एग्जामिनेशन है तो हो सकता है आज रात तुम पढ़ने बैठोगे। अब एक रात में पूरे सेमेस्टर का कोर्स करना है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, बेस्ट यही है, मेन इंपॉर्टेंट जो है वो ही बता रहा हूँ। तो इसलिए जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आ ही सकते हैं या आएंगे ही, वो क्या है, ओम्स लॉ से रिलेटेड। ओम्स लॉ से क्या पढ़ें, डेफिनेशन, ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है ये पढ़ के आओ। ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या है, V इक्वल्स टू आई आर, ये पढ़ के आओ। अब सिंपल सी बात है, जब V इक्वल्स टू आई आर पढ़ोगे तो अपने आप ही V के बारे में भी पढ़ लोगे, वोल्टेज, करंट के बारे में भी पढ़ लोगे, और रेजिस्टेंस के बारे में भी पढ़ लोगे। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। देन रेजिस्टेंस लॉ, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, इससे भी सवाल बनते ही बनते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब
इतनी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बच्चे ऐसे बैठे होते हैं, अरे यार समझ ही नहीं आ रहा। और न्यूमेरिकल आता है हर बार, एक न्यूमेरिकल मान के ही चलो, तार को खींच के लंबा कर देंगे तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, या छोटा कर देंगे तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। मैंने ये अच्छे से समझाया है, बिल्कुल तार को लंबा भी करा है और कॉम्प्रेस भी करा है, और बताया है कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, शॉर्टकट भी बताए हैं इसके कि क्या कर सकते हो। सो मेक श्योर ये आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सवाल यहाँ से आता है। नेक्स्ट, यूनिट्स किसी की ये बिल्कुल पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताया, कूलम पर सेकंड किसकी यूनिट है, या जूल पर कूलम किसकी यूनिट है, या पूछ लेंगे कि ये यूनिट किसकी नहीं है, एम्पियर किसकी यूनिट नहीं है, और एग्जांपल दे देंगे वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट, और मतलब ऐसे करके तुम समझ रहे हो ना कि एग्जांपल दे दिए कि इसकी किसकी यूनिट है या किसकी यूनिट नहीं है। तो ऐसे करके सवाल आते रहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर देखोगे तो उसमें ऐसे आएंगे। तो आपको यूनिट सबकी पता हो तो इजीली ये समझ जाओगे कि अच्छा भाई ये इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है, तो इससे आइडिया लग जाएगा। यूनिट याद करने का बेस्ट तरीका, फॉर्मूलेज अगर याद हैं तो यूनिट बता लोगे। रेजिस्टेंस में तो कुछ ऐसा है नहीं, ओम यूनिट होती है, ठीक है ना, तो इसमें तो आपको कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। एक बात और, एक और चीज़ बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस के साथ इस रेजिस्टिविटी को, जो छोटा सा देख रहे हो, इसको हल्के में मत लेना, सवाल बिल्कुल इससे बन के आता है। एक सवाल जो हर बार पूछा जाता है कि ये किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, क्या तार की लंबाई पे या उसकी मोटाई पे करती है, नहीं करती। बच्चा याद रखना ये चीज़, रेजिस्टिविटी इन पर डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। देन आपका कंडक्टर इंसुलेटर, बहुत बेसिक सी चीज़ है, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, इससे सवाल आता है। और हर एक सवाल जो हर बार मैं देख रहा हूँ रिपीट हो रहा है, हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होती है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा कंडक्टर है जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है, सिल्वर की, ठीक है ना। इसका मतलब समझो, सिल्वर की कंडक्टिविटी का मतलब यानी उसमें करंट को लीस्ट रेजिस्टिव पाथ मिलता है, मतलब करंट इजीली बहेगा, उसको रोकने वाला रेजिस्टेंस वहाँ ज़्यादा नहीं है, और आमतौर पे इसकी 99 पॉइंट कुछ समथिंग बैठती है इसके वैल्यू। एनीवेज, तो ये पूछा जाता है कभी कभार कि अच्छा भैया अगर सिल्वर में ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है तो हम उसकी यूज़ क्यों नहीं करते, कॉपर को ही क्यों यूज़ करते हैं। इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, अगर मान लो सिल्वर के तारों को यूज़ करने लग गए तो होगा क्या, अल्टीमेटली जो जिनके पास थोड़ा कम पैसा है, अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, लाइट गई, इधर उधर देखा, चढ़ गए खंबे पे, लगे हुए तार काटने में, तार काटी, बेच के पैसे ले लिए या अपने गहने वहने बना लिए, समझ रहे हो ना। तो इसलिए सिल्वर की तारें यूज़ नहीं होती। हमें हमेशा वो चीज़ देखनी होती है जिसमें जिसकी फिजिबिलिटी बढ़िया हो। कहते हैं गंगा जो नदी है हमारी, उसमें ऐसा माना गया है कि अगर उसकी थोड़ा सा आप वहाँ पर आप थोड़ा सा डिगिंग करें, बिना ढक्कन गिरे तो क्लास होती नहीं, अगर वहाँ डिगिंग करो आप तो वहाँ पे आपको गोल्ड ओर्स मिल जाएंगे, मतलब एक तरीके से गोल्ड मिलेगा उसके अंदर। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है कि उसमें डिगिंग करा जाए। क्यों? क्योंकि वो फिजिबल ऑप्शन नहीं है, मतलब उतना उसमें सोना निकलने ही नहीं वाला जितना डिगिंग करने में पैसा लग जाएगा, ठीक है ना। इतना प्रॉफिट होने ही नहीं वाला, इतना गोल्ड निकलेगा ही नहीं। तो इस वजह से वो प्रोजेक्ट एज इट इज़ बंद पड़ा हुआ है। तो हमें इस चीज़ का याद ध्यान रखना है, फिजिबल ऑप्शन हमें चूज करने हैं, राइट। आगे आ जाइए, सीरीज पैरेलल के सवाल। सीरीज पैरेलल के सवाल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि दो रजिस्टर हैं उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा। हर बार किसी एक से सवाल आएगा ही आएगा। तो बच्चे ये चीज़ आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी ही चाहिए। इस पे आपको, अगर ये वीडियो बिल्कुल कल एग्ज़ाम है और आज ये वीडियो देख रहे हो और आज भी रात को देख रहे हो तो भैया 2 घंटे लगाओ, 2 घंटे आपके हिसाब से, वरना आधे घंटे का भी काम नहीं है ये, ठीक है ना। तमीज़ से बैठोगे करने तो ईजिली हो जाएगा। सिर्फ ये चीज़ें कर डालो एग्जामिनेशन में, इससे बाहर से चांसेस कम हैं। अगर किस्मत ही गोबर से लिखी हुई है तो इसका कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। इतना कर डालो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब बात करते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। आप समझो, इंटरव्यू बेटा एक ऐसा सागर होता है जहाँ पर जो आपकी नैया है वो किसी भी तरफ निकल सकती है, ठीक है ना, कहीं पे भी निकल जाएगी। कुछ भी सवाल रैंडम कहाँ से कहाँ चला जाएगा आपसे पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उससे पहले मैं ये थोड़ा सा
आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू में आपका क्या गोल रहना चाहिए। अब समझो, इंटरव्यू में कैसा हो, सोच के देखो, इंटरव्यू में कैसा हो कि आपसे इंटरव्यूअर वही सवाल पूछे जो आपको ऑलरेडी पता है। ऐसा हो सकता है? हाँ सर, हो तो सकता है। कैसे? सर थोड़े से पैसे पचा देंगे इंटरव्यूअर पे। बट बिना पैसे दिए क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बिना बिना कोई तिकड़म लगाए ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है। यू जस्ट नीड टू प्ले विद हिज माइंड। जो भी इंटरव्यूअर बैठा है उसके दिमाग से आपको खेलना आना चाहिए। ईजिली पॉसिबल है, राइट? कैसे ये चीज़ पॉसिबल है? क्या आप कर सकते हो ऐसा कि आपसे वही सवाल पूछे जाएं जो आपको आते हैं, इसके अलावा और कुछ ना पूछा जाए? इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा और मैं मान के चल रहा हूँ कि कल परसों ही आपका एग्ज़ाम है। तो इसलिए इंटरव्यू के लिए एक अलग वीडियो बनेगी जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस चीज़ का ध्यान रखना है इंटरव्यू देते हुए। आज की वीडियो में मैं अभी सिर्फ बात करूँगा क्या पढ़ के जाना है इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए बेटा पढ़ के अगर कहीं जा रहे हो, कोई इंटरव्यू हो रहा है, तो आपको बेसिक चीज़ तो पता ही होनी चाहिए। बेसिक चीज़ क्या है? भले ये फॉर्मुलेज एक बार को, क्योंकि कोई आपसे इंटरव्यू में ऐसा बहुत कम होता है, ये तब होता है जब सारे जवाब दिए जा रहे हो तब जाके ऐसा होता है कि आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया। बट न्यूमेरिकल नहीं, आपकी बेसिक नॉलेज टेस्ट है। तो वहाँ आपसे कोई एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं पूछने वाला इंटरव्यू में। इंटरव्यू में जो बेसिक पर्पज़ है वो आपकी नॉलेज टेस्ट करना है, ठीक है? अब आप मान लो ओम्स लॉ बढ़िया से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, लेकिन आपको वो डेफिनेशन याद नहीं है, डेफिनेशन नहीं बता पा रहे, लेकिन ओम्स लॉ आपने परफेक्टली एक्सप्लेन कर दिया कि जब एक्सटर्नल कंडीशन कांस्टेंट है उस टाइम पे जो करंट होने वाला है वो प्रोपोर्शनल होने वाला है वोल्टेज के। जितना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा उतना ज़्यादा करंट बन जाएगा। ये चीज़ें अगर इजीली पता है, फील बता पा रहे हो उसकी, तो कोई बात नहीं। डेफिनेशन नहीं भी बता पा रहे, इंटरव्यू को आइडिया लग जाएगा, ठीक है? रट्टू पोपट नहीं है, रट नहीं रखी, याद नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट की पकड़ है, कॉन्सेप्ट अच्छे से इसने पकड़ रखा है। डेफिनेशन याद हो तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, बट नहीं भी पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इन सब चीज़ों के बारे में, करंट, वोल्टेज, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस लॉ, पावर क्या है या वर्क क्या है, ये चीज़ें आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या है, राइट? इसके अलावा थोड़ा सा और देखते हैं क्या पूछा जा सकता है। आपसे मल्टीमीटर के बारे में पूछा जा सकता है कि मल्टीमीटर को कैसे ऑपरेट करते हो। ये कब? जब शुरुआत की चीज़ें बता दो। अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन कि कब आपको पता लग जाएगा कि अच्छा मेरा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है या ख़राब जा रहा है। क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा, वो बताऊंगा अभी नेक्स्ट में। सो मल्टीमीटर के बारे में कि मल्टीमीटर कैसे ऑपरेट करते हैं। हो सकता है आपको मल्टीमीटर दे दें और बोलेंगे भैया वोल्टेज चेक करके दिखाओ, करंट चेक करके दिखाओ, रेजिस्टेंस बताओ, या रैंडम कोई चीज़ है। या सेमीकंडक्टर्स में घुस सकते हैं कि टेस्ट करके दिखाओ ये डायोड ठीक है या नहीं, ठीक है ना? तो इनकी टेस्टिंग आपको आनी चाहिए। मल्टीमीटर की भी टेस्टिंग पता होनी चाहिए कि मल्टीमीटर को कैसे टेस्ट करोगे। तो ये आइडिया आपको अच्छे से होना चाहिए। ओम्स लॉ देखो, बार बार यहाँ पर भी ओम्स लॉ आ रहा है, यहाँ पर भी, तो आइडिया लगा लो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओम्स लॉ के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा कभी कभार पूछ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है हिंदुस्तान में। तो हमेशा याद रखना, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है, जो इलेक्ट्रिकल जो पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ठीक है? तो ये पता होना चाहिए। अब आपके लेवल पे सवाल पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी कभार पूछ लेते हैं कि क्यों 50 हर्ट्ज है। 2 हर्ट्ज भी तो हो सकती है, 10 हर्ट्ज भी तो हो सकती है, 1000 हर्ट्ज भी तो हो सकती है। क्यों केवल 50 हर्ट्ज ही होते हैं? वैसे नहीं पूछेंगे आपके लेवल पे, ठीक है? बट मान लो आपका इंटरव्यू बहुत बढ़िया जा रहा है, एक के बाद एक सवाल दो जवाब, एक सवाल दो जवाब, सवाल जवाब चलते हुए ये हालत हो जाए कि इंटरव्यू को लगे कि भैया अब तो डीप में घुसना ही पड़ेगा, ये लड़के ने तो आतंक मचा रखा है, सब बताया जा रहा है। तो इस लेवल पे ऐसे लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? तो बच्चे इसको समझने के लिए, इसका रीज़न बता सकता हूँ, बहुत इजीली समझ जाओगे, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा फ्रीक्वेंसी पता तो होनी चाहिए। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम अभी तक डीसी नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे ही एसी में घुसेंगे तो फ्रीक्वेंसी का मैं आपको एक फील दूंगा, आइडिया लगेगा कि फ्रीक्वेंसी है क्या, फिर इसका जवाब ढूंढेंगे, राइट? नेक्स्ट, रेजिस्टेंस लॉ। रेजिस्टेंस लॉ मैंने बता ही दिया था, R=ρL/A। इससे भैया रैंडम क्वेश्चन, वही तार वाले, लंबी कर दी, छोटी कर दी, क्या रहेगा? अच्छा, कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस पे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे सवाल इंटरव्यू में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो
क्योंकि अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो भैया आप एक, मैंने बताया ना, नाव कहीं भी अभी जा सकती है, और एक्चुअली में आपको बस ये समझना है कि नाव की डोर, नाव का कंट्रोल आप कैसे अपने हाथ में लो, और वो कंट्रोल लेना बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। पढ़ के क्या जाना है इंटरव्यू के लिए, ये सारी चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको इन सब चीज़ों के बारे में। और बाकी ये हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आता, यही कुछ चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, सिंपल वैल्यूज़ बदल देते हैं। एक चीज़ और, कोशिश करो न्यूमेरिकल्स अगर अच्छे से निकल रहे हैं तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ट है, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल्स अप्लाई करो। न्यूमेरिकल्स अगर हो ही जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होता जाएगा, मज़ा आता जाएगा। लेकिन अगर लास्ट मोमेंट पे बैठे हुए हो तो न्यूमेरिकल्स में अपना टाइम वेस्ट मत करो, थ्योरी देखो, थ्योरी के कॉन्सेप्ट समझो, डेफिनेशन याद करो, जो मैंने समझाया उसके हिसाब से डेफिनेशन हो गया, या कोई डेरिवेशन है तो उसको देख लो, टर्म्स को याद कर लो कि अच्छा ये क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। यही बेस्ट रहेगा जब फाइनल उस पे बात आ रखी है कि टाइम है नहीं और पढ़ने जाना है, तो इस चैप्टर में से मैं क्या करूँ। पूरी किताब लेके तो नहीं बैठोगे ना, इतनी मोटी किताब देखोगे वैसे मोरल डाउन हो जाएगा कि अरे यार एक रात में कहाँ से पढ़ूँ इतना ज़्यादा। तो बेस्ट तरीका क्या है ऐसे में बचने के लिए, हर चीज़ का देखो वे आउट होता है। दिमाग पे जितना कंट्रोल रखोगे, अपने दिमाग पे जितना कंट्रोल रखोगे, उतना चीज़ें आसान होती जाएगी। बेस्ट चीज़ यही है ऐसे में, डेफिनेशन पर करो और बस एग्ज़ाम देने चले जाओ। न्यूमेरिकल अगर नहीं हो वहाँ पे ट्राई करो, हो जाता तो ठीक, वरना बाद में। लेकिन ये सिचुएशन ना आए तो अभी से बेस्ट रहेगा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस साथ साथ करो। जिस बच्चे के न्यूमेरिकल्स बढ़िया चल रहे हैं उसमें उसके साथ कोई दिक्कत आगे नहीं होने वाली। सो ये वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी जैसे ही हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, नेक्स्ट सेशन मतलब जो नेक्स्ट हम एक प्लेलिस्ट लेके आएंगे वो तो वहाँ से हम आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनका भी कुछ भला हो, वो भी पास हो। और दैट्स इट, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैव अ सेफ डे, बाय बाय।